अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के लिए हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो उसमें हमने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के लीव्स के अंदर खुराक तैयार होता है। प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करता है। किस तरह तैयार करता है? प्लांट ज़मीन से पानी जज़ब करता है रूट्स के ज़रिए से, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट की मौजूदगी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर फूड मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। सही है। तो अब जब ये ग्लूकोज बन जाता है लीव्स के अंदर, तो इसका काम क्या है? वो फिर इस्तेमाल कहाँ पर होगा? ये फूड मॉलिक्यूल्स जो है, फूड मॉलिक्यूल्स से हमारा मकसद है एनर्जी हासिल करना। यानी अगर हम अपने बारे में बात करें, इंसान जब चलता फिरता है, एक्टिविटीज़ करता है, कोई चीज़ उठाता है, दूसरी जगह रखता है, बातें करता है, देखता है, सोचता है, तो इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी दरकार है, तवानाई दरकार है। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी काम करने की सलाहियत को कहते हैं कि जब एक इंसान अगर कोई काम कर सकता है, काम करने के काबिल हो, तो वो हम कहते हैं कि उसके साथ एनर्जी है। और अगर ऐसा इंसान है कि वो काम नहीं कर सकता, और उसमें काम करने की सलाहियत नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये एनर्जेटिक नहीं है, इसमें एनर्जी कम है। इसी तरह हम जानवर जो है, ये जब चलते फिरते हैं या आवाज़ करते हैं, तो उनके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, वो भी एनर्जी पर चलते हैं। सारे सिस्टम जो दुनिया में, वो सारे सिस्टम्स जो एनर्जी पर चलते हैं। एनर्जी दुनिया में मुख्तलिफ फॉर्म्स में, शक्लों में मौजूद है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके ज़रिए से हमारे लाइट्स फंक्शन करते हैं, और पंखे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से मशीन्स चलते हैं। और इसी तरह हीट भी एक एनर्जी का एक शक्ल है, और लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो एनर्जी जो है ना, हमारे यूनिवर्स में मुख्तलिफ शक्लों में एग्जिस्ट करती है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हम कहते हैं कि ग्लूकोज बनता है, फूड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इस ग्लूकोज के अंदर एनर्जी मौजूद होती है स्टोर हालत में, ये इसके अंदर एनर्जी महफूज होती है। हमारा मकसद क्या है कि हम इन फूड मॉलिक्यूल से ये एनर्जी हासिल करें किसी तरीके से। तो फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी किस तरह हासिल होगी? वो हासिल होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। क्या होता है कि जब एक प्लांट सेल, अगर हम देखें, ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनेली मौजूद है, एक छोटा पार्ट है सेल का, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब ये है कि इसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी की जनरेशन होती है। किस तरह? जब फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ के अंदर जब खुराक बनता है, तो वो मीजोफिल सेल से निकलकर, मीजोफिल सेल यानी लीफ के अंदर ऐसे सेल्स जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, मीजोफिल सेल से ये जो ग्लूकोज जब निकलता है, तो वो सीधा जाता है फ्लोएम सेल्स के अंदर, फ्लोएम टिश्यू के अंदर। फ्लोएम टिश्यू क्या है? सारे प्लांट बॉडी में जब यहाँ लीफ पे जब खुराक बनता है, सारे प्लांट बॉडी में जब ये खुराक तकसीम होता है, वो होता है फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए से। जिस तरह हमारे बॉडी में वेसल्स मौजूद है जिसमें खून तकसीम होता है, इसी तरह प्लांट के बॉडी के अंदर फ्लोएम वेसल्स मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए से खुराक तकसीम होता है। खुराक की तकसीम लीफ से स्टार्ट होता है, और फ्लावर तक भी जाता है, रूट्स तक भी जाता है, दूसरे लीव्स तक भी जाता है, स्टेम तक जाता है, प्लांट में जो फ्रूट्स मौजूद होते हैं वहाँ तक भी जाता है। पूरे प्लांट में ये फ्लोएम वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, जिसके ज़रिए से खुराक मॉलिक्यूल्स की तकसीम होती है। तो यहाँ पर लीफ में जब खुराक बन जाता है, तो ये प्लांट के सारे बॉडी में ये खुराक तकसीम होता है। हर एक सेल को ये फूड मॉलिक्यूल्स पहुँचते हैं। क्या है फूड मॉलिक्यूल्स? ग्लूकोज। तो ये फूड मॉलिक्यूल जब इस सेल में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर आ गया, इस सेल के अंदर एंटर हो गया। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है इस माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। कुछ पहले ये फूड मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज जो है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाकी जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो छोटे छोटे हिस्से जो है ना, वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं। फर्दर ब्रेकडाउन इसकी यहाँ पर होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लूकोज पार्टिकल्स आ जाते हैं,
तो यहाँ पर इसकी फर्दर ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। और जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है, तो इसके ज़रिए से इसके रिजल्ट में एनर्जी पैदा होती है। तो क्या हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया तक चला गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका जब ब्रेकडाउन हो गया, तो ब्रेकडाउन के ज़रिए से इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी मौजूद थी वो रिलीज़ हो गई। ये एनर्जी जब ग्लूकोज से प्लांट ने हासिल कर ली, तो इस एनर्जी के ज़रिए से ये अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकता है। कौन सी एक्टिविटीज़? ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारी एक्टिविटीज़ अब ये कर सकता है। तो इस सारे डिस्कशन से हम रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनसाइड प्लांट सेल्स टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी फूड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये प्लांट के सेल के अंदर इसकी तोड़ होती है, ये ब्रेकडाउन होती है, और इस ब्रेकडाउन की वजह से इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी ये रिलीज हो जाती है सेल के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। लोकेशन कहाँ पर होता है रेस्पिरेशन? अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट सेल। प्लांट का जब प्लांट बॉडी का अगर हम एक सेल उठाए और इसके अंदर अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनेली मौजूद है, सेल का एक छोटा पार्ट है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर सेल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। ये ब्रेकडाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं कैसे होता है? ये ब्रेकडाउन ऑक्सीजन इस रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। कहाँ ऑक्सीजन कहाँ पैदा होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट के सेल के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन बनता है। कुछ ऑक्सीजन लीफ के स्टोमेटा के जरिए से बाहर एनवायरनमेंट में आता है, लेकिन सारा नहीं। कुछ ऑक्सीजन जो है ना लीफ के अंदर, प्लांट के बॉडी के अंदर भी रह जाते हैं। किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होने के लिए एक हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह हम एक लॉक को खोलते हैं, यानी हमारे पास एक लॉक है और इसको जब हम खोलते हैं तो हमारे लिए एक की ज़रूरत होती है। की के ज़रिए से ये लॉक खुल सकता है। तो अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तोड़फोड़ करना चाहते हैं, इसके अंदर स्टोर एनर्जी को निकालना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो इसकी वजह से ग्लूकोज की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब तोड़ता है तो इससे क्या बनता है? ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू क्या चीज बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रेस्पिरेशन के दौरान बनता है तो नाइट के टाइम, स्पेशली नाइट के टाइम ये लीफ के थ्रू निकल जाता है। हम नॉर्मली कहते हैं कि लीफ से ऑक्सीजन निकलता है, यानी प्लांट ऑक्सीजन पैदा करता है, लेकिन इसके साथ साथ स्पेशली नाइट के टाइम जब रेस्पिरेशन होता है तो लीफ के स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी, ये वाटर जब पैदा होता है तो ये फर्दर फिर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है, जो मेन मकसद है रेस्पिरेशन का, रिलीज ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब इसकी तोड़फोड़ होती है तो एनर्जी भी इसके साथ रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन अगर हम एक इक्वेशन के जरिए से लिखें, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हम एक इक्वेशन के जरिए से लिखें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन का वर्ड इक्वेशन। हर एक कंपोनेंट जो रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है उसको हमने नाम के जरिए से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ग्लूकोज हम कहते हैं कि अगर जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो रिलीज होती है किस में इस्तेमाल होती है? यहाँ पर आता है रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस। तो रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है?
रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज व्हिच इज यूज्ड इन, जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये किन किन प्रोसेस में इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है ग्रोथ। प्लांट का जब ग्रोथ होता है, ग्रोथ हम किसे कहते हैं? ग्रोथ हम कहते हैं साइज में इंक्रीज होना। ये प्लांट के सारे डेवलपमेंट स्टेजेस है। एनर्जी डेवलपमेंट प्लांट के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट एक सीड, अगर हम कंसीडर कर ले प्लांट का एक सीड है और इससे एक बड़ा प्लांट बन जाता है। इससे ये सीड जब इसकी ग्रोथ होती है, इससे बड़ा प्लांट बनता है, तो इस टाइम के दौरान प्लांट में जो जो चेंजेस आते हैं, इन सारे चेंजेस को हम नाम देते हैं कि ये प्लांट में डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारा डेवलपमेंट होगा एनर्जी के जरिए से। सीड से रूट निकलेंगे, सीड से स्टेम निकलेगा और वो स्टेम से फिर लीव्स निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे, फ्रूट्स निकलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है, ये सारा ग्रोथ जो होता है, इसमें प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये रेस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी पैदा होती है। दूसरे नंबर पर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट जब अपने लिए खुराक तैयार करता है तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। कुछ एनर्जी इस्तेमाल होती है जो फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड करने के लिए अहम होती है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम के टिश्यू के अंदर जब वाटर मूवमेंट करता है तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी रूट से लीफ तक जब पानी जाता है जाइलम टिश्यू के अंदर तो उसके लिए एनर्जी दरकार होती है। यानी जिस तरह हम कुएं से पानी निकलता है एक वाटर मशीन के ज़रिए से, एक मोटर के ज़रिए से, तो उस मोटर को क्या रिक्वायर्ड होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि वो वाटर को नीचे से पंप करके ऊपर लाए। तो जिस तरह पानी को कुएं से निकालने के लिए मोटर के ज़रिए से उसको एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दरकार होती है, तो इसी तरह प्लांट के बॉडी के अंदर जब रूट से पानी की एब्जॉर्प्शन होती है और लीफ तक पानी जाता है तो इसलिए इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ग्रोथ में एक बात ये भी है कि प्लांट के अंदर जब सेल डिवीजन होता है, सेल यानी एक सेल जब फर्दर और सेल्स में तकसीम होता है तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से क्यों डिफरेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से कैसे डिफरेंट है। तो पहली बात तो ये है कि फोटोसिंथेसिस इट ओनली अकर्स इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है, एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके जरिए से प्लांट अपने लिए खुराक बनाता है। क्लोरोफिल सनलाइट कैप्चर करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे के साथ मिलाकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। ये काम सिर्फ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के जरिए से हो सकता है जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। तो जहाँ पर क्लोरोफिल हो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। तो ये होता है सब प्लांट सेल्स के अंदर। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन ये सारे ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज जो फूड मॉलिक्यूल है पहले से तैयार हुआ होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। ये काम एनिमल सेल्स में भी हो सकता है और प्लांट सेल्स में भी हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होता है और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होता है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्लांट एंड एनिमल सेल में मौजूद होता है, तो इसलिए रेस्पिरेशन भी प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके दरमियान पहला डिफरेंस कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होगा, रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी हो सकता है, प्लांट्स में भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि इसका फोटोसिंथेसिस में का काम क्या है मेन, और रेस्पिरेशन का क्या काम है। फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर होता है, यानी इसके नाम में शामिल है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मायने है बनाना, टू मेक। इट सिंथेसाइजेस फूड फॉर प्लांट्स।
रेस्पिरेशन में प्लांट्स के लिए खुराक की फॉर्मेशन होती है, फूड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज बनता है। जबकि अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन के दौरान ये फूड मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बन गए हैं, इस फूड मॉलिक्यूल्स की तोड़फोड़ होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है। इट ब्रेक्स डाउन फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू प्लांट्स। इस प्रोसेस के जरिए से प्लांट अपने डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी हासिल करता है। इस प्रोसेस के जरिए से फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन का मकसद है तैयार करदा खुराक मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करना, जबकि फोटोसिंथेसिस का मकसद है खुराक तैयार करना, जो कि आगे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, यानी कब होता है, और रेस्पिरेशन कब होता है। फोटोसिंथेसिस होता है जब सनलाइट मौजूद हो। मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस के दौरान कि फोटोसिंथेसिस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है ना जमीन से रूट्स के जरिए से पानी एब्जॉर्ब करता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लीफ। एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया वाटर, और इसके साथ सनलाइट की भी जरूरत होती है जो कि क्लोरोफिल कैप्चर करता है। तो चूंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट की जरूरत है तो वो होगा तब जब सनलाइट मौजूद हो। सनलाइट जब मौजूद ना हो तो उस दौरान फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज मिलता है ऑक्सीजन के साथ और फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पर सनलाइट का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पर सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दिन के टाइम भी हो सकता है, रात के टाइम भी हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं, टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, कि ये डे टाइम में भी कंटिन्यू होता है और रात के टाइम भी कंटिन्यू होता है। ये हो गया इसके दरमियान तीसरा डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस को अगर हम देखें तो इट्स बाय प्रोडक्ट्स इज ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट रिएक्शन के आखिर में जो प्रोडक्ट बनता है, जिस चीज की फॉर्मेशन होती है रिएक्शन के बाद, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ये वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। सनलाइट की मौजूदगी में ये दोनों चीजें जब मिलते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है और इसके साथ बनता है ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है ना ये फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है, यानी मेन प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट मौजूद हो। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज फूड मॉलिक्यूल, लेकिन इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट बनता है वो है ऑक्सीजन। तो मेन प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट जब बनता है इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन। अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट्स जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। H2O हाफ वाटर का फार्मूला है। अगर मैंने इससे पहले रेस्पिरेशन के लिए मॉड इक्वेशन लिखा था, वो क्या था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अगर हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन उल्टा करें तो इससे रेस्पिरेशन का इक्वेशन बन जाता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CO2, ये इसका फॉर्मूला है, प्लस एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में हमारा मेन मकसद है एनर्जी हासिल करना, लेकिन इसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स बन गए। इसके साथ पांचवा डिफरेंस भी बनता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, और वो है कि फोटोसिंथेसिस मेनली होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लीफ के सेल्स के अंदर। लीफ के सेल्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिस तरह घर में किचन होता है। तो इसी तरह प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है कि ये बमिसाल किचन है। यहाँ पर प्लांट का
के लिए खुराक बनता है। तो मेनली फोटोसिंथेसिस चूँकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो इसके लिए लोकेशन है क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम रिस्पायरेशन को देखें तो रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये इसके दरमियान 5वां डिफरेंस हो गया। तो ये यहाँ तक आपका लेक्चर था आज वाला। आपका काम क्या है कि आपने इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, सिलेबस क्वेश्चन बनाने हैं, और ये क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी मसला हो तो मेरे साथ आप उस ऑनलाइन सेशन के दौरान डिस्कस करना। थैंक यू।